हेलो, नमस्कार। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और वीडियो को देख रहे होंगे। हम लोग आज नया वीडियो के साथ आए हैं जिसमें से न्यू क्लास चलेगी। फर्स्ट क्लास में हम लोग देखे थे रिसर्च मेथोलॉजी में कि किस प्रकार से हम डाटा कलेक्ट करते हैं, जिसमें से सैम्पलिंग पढ़ रहे थे। सैम्पलिंग में हम पढ़ रहे थे कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, अर्थात ऐसी सैम्पलिंग जिसकी चुने जाने की संभावना, सिलेक्शन की रिप्रेजेंटेशन की पॉसिबिलिटी क्या है, इक्वल है। जो भी पॉपुलेशन में सैंपल्स हैं उनकी चुने जाने की जब संभावना इक्वल होती है तो उसको रैंडम सैंपल या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहा जाता है। लेकिन एक सेकेंड कॉन्सेप्ट है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसका मतलब क्या है कि इसमें चुने जाने की संभावना सभी के समान नहीं है। ये रिसर्चर पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार के कौन सा सैंपल ले, कौन सा नहीं ले। तो इसको हम लोग स्टडी करते हैं, देखते हैं कि कौन से सैंपल्स नॉन रैंडम सैंपल के अंतर्गत आते हैं। राइट, तो वीडियो को देखते रहिए। देखिए आज देखते हैं क्या देखना है। ओके, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या है? नॉन रैंडम सैम्पलिंग अर्थात चुने जाने की संभावना सभी में इक्वल नहीं है, जिसको रैंडम सैम्पलिंग कहा जाता है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। ओके, फर्स्ट में क्या है? डेलिब्रेट, पर्पसिव सैम्पलिंग या जजमेंटल। मीन्स कि जो पर्पज है उसके अनुसार, जो जजमेंट ले रहे हैं उसके अनुसार ये डेलिब्रेट के द्वारा आप चूज करते हैं, दैट इज डेलिब्रेट सैम्पलिंग। जो फर्स्ट वीडियो देखे होंगे उसमें बताया था कि सैंपल टू टाइप्स, फर्स्ट इज रैंडम सैम्पलिंग एंड सेकंड इज नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग रैंडम सैंपल देख चुके हैं, जो कि मैं आई बटन में लिख दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पर क्या है? इन दिस सिस्टम ऑफ सैम्पलिंग वन सेलेक्ट्स ए डिजायर्ड नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स which he thinks representative of the population according to his own criteria and will। मीन्स जो उसका क्राइटेरिया बनाया गया है, जो उसकी इच्छा है उसके अनुसार, अर्थात पर्पज या जजमेंट के द्वारा जो रिसर्चर चाहता है कि ये रिप्रेजेंट कर सकता है पॉपुलेशन, उसी को चूज करता है। ओके, चुनता है। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जजमेंटल में क्या होता है कि जो वो सोचता है उसी को वो चूज करता है। इसीलिए ये नॉन रैंडम सैंपल है, क्योंकि अब जो सोचिए कि इसमें इतने सैंपल दिए गए हैं लेकिन वो सोच रहा है कि इसी को लेंगे, इसका मतलब क्या है कि और चीज़ों को नहीं लेगा। इसीलिए नॉन रैंडम सैंपल में चुने जाने की संभावना सभी के समान नहीं है, वो पहले से बाइट हो जा रहा है। राइट, नेक्स्ट क्या है? यूज इसका क्या है? स्मॉल सैंपल्स साइज। जब स्मॉल सैंपल साइज लेना हो तो ठीक है, आप चूज कर सकते हैं। एक्सपीरियंस पर्सन, जो भी ये सैंपल यूज करें वो कौन करे? जो एक्सपीरियंस पर्सन है, जिनके पास पर्याप्त अनुभव है, उनके द्वारा किया जाएगा तो डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट क्या? पायलट इन्वेस्टिगेशन। पायलट इन्वेस्टिगेशन मीन्स कि जब आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन सोचते हैं कि पहले इतना दूर पर कर लें और उसके बाद देखेंगे पूरा होल लेवल पर, तो जब यहाँ पर कर रहे होते हैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सेलेक्ट करते हैं जजमेंट के द्वारा, और उसके बाद में विस्तृत रूप से रिसर्च करते हैं, उसी को पायलट कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर डिसाइडेड इन एरिया एंड आफ्टर दैट रिसर्च ऑफ होल एरियाज। ओके, तो इसको कहा जाता है जजमेंटल या पायलट इन्वेस्टिगेशन के लिए किया जाता है। राइट, आई थिंक आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट, कोटा सैंपलिंग। अब देखिए कोटा सैंपलिंग में क्या है? पहले से ही कोटा निर्धारित कर दी गई है, ये इसके अनुसार इतना ही हम लेंगे। ओके, दैट इज कोटा सैंपलिंग। अब क्या होगा? इन दिस केस द सैंपल्स आर स्ट्रेटिफाइड इन सम स्मॉल यूनिट्स। क्या किया जाएगा? कुछ स्मॉल यूनिट्स में कैटेगराइज कर दिया जाएगा। ओके, स्ट्रेटिफाइड। ओके, ऐसे करके। अब क्या होगा? आफ्टर दिस द नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्रेटम। स्टूडेंट तो बताया था मैं कि एक चरण को स्ट्रेटम कहा जाता है। राइट, स्ट्रेटम इज डिसाइडेड बाय द रिसर्चर। ये किसके द्वारा? रिसर्चर डिसाइड हो रहा होगा। इसमें और उसमें क्या फर्क है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में? इसमें कोई भी उसके रूल लगा सकता है कौन सा लेना है, लेकिन देखिए इसमें क्या है? डिसाइड कर रहा है रिसर्चर, इसीलिए नॉन रैंडम सैंपलिंग हो जा रही है। ओके, क्योंकि रिसर्चर डिसाइड कर रहा है, वो कोई सिद्धांत नहीं लगा रहा है, कोई प्रिंसिपल यूज नहीं कर रहा है, कोई थ्योरी यूज नहीं कर रहा है, बस वो जिसका मन चाह रहा है उसका कर रहा है इन एडवांस, जो भी वो रिसर्चर सोचा रहता है। दिस नंबर इज कॉल्ड एज क्वाटा which is according to some specific characteristics such as income group, sex, occupational etc। अर्थात इनकम ग्रुप बना सकता है कि हम इस इनकम ग्रुप को लेंगे, सेक्स मीन्स मेल को लेंगे कि फीमेल को लेंगे, इसको देख सकता है, ऑक्यूपेशनल स्थिति को देख सकता है,
कि उसका पेशा में वालों को लेना है कि बेरोजगारी को लेना है, किसको लेना है। ओके, दैट इज कोटा सैम्पलिंग, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस देखिए नाम से स्पष्ट है कि कन्वीनियंट होगा, अर्थात जो चाहे मन आए ले लीजिए। ओके, तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, राइट। एज द नेम सजेस्ट दिस सैम्पलिंग टेक्निक इज हाईली अनसिस्टमेटिक। आप जानते हैं हाईली अनसिस्टमेटिक क्यों है, क्योंकि जो आपको मन में आए वही लीजिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। केयरलेस एक्सीडेंटल वन, अर्थात ये अनसिस्टमेटिक भी है, केयरलेस भी है, एक्सीडेंटल भी है। जो मन चाहे लीजिए, जो मन चाहे मत लीजिए। कोई भी आप प्रिंसिपल्स, कोई भी थ्योरीज, कोई भी यूज नहीं कर रहे हैं। आपके मन के ऊपर है कौन लें कौन छोड़ दें, इसीलिए इसको अनसिस्टमेटिक कहा जा रहा है, केयरलेस कहा जा रहा है, एक्सीडेंटल कहा जा रहा है, राइट। द सैंपल आर सिलेक्टेड इन अकॉर्डेंस टू द रिक्वायरमेंट कन्वीनियंस ऑफ द रिसर्चर, अर्थात वो अपनी आवश्यकता के अनुसार कन्वीनियंस देखता है। अरे जिस मान लीजिए इतना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ से गया वो सोचा कि यहीं से लेके चल देते हैं। ओके, इतना दूर कोर जाए, तो इसीलिए कन्वीनियंस कहा जा रहा है। वो कन्वीनियंस मन करे यहाँ से कर ले, मन करे घर के अगल बगल से कर ले, कहीं से भी कर ले, जैसा उसका सुविधा हुई है वैसे करिए। इसीलिए इसको कहा जाता है अनसिस्टमेटिक, केयरलेस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं स्नोबॉल नेटवर्क सैंपलिंग। स्नोबॉल क्या है, देखिए ये कब यूज होता है, जब कोई सैंपल्स देने के लिए एक्टिव नहीं होता है, या उसको सर्च नहीं कर सकते हैं, या रियल कारण को जान नहीं सकते हैं, तो स्नोबॉल टेक्निक्स यूज किया जाता है, जिसको नेटवर्क सैंपलिंग भी कही जाती है। ओके, नेटवर्क के द्वारा जानते हैं एक नेटवर्क है, इससे ऐसे ऐसे करके आप करेंगे। ओके, इसका मतलब क्या है कि इस सैंपल्स का यूज आप वहाँ करेंगे जहाँ पे कोई व्यक्ति मिल नहीं सकता है आपको बताने के लिए रियल सिचुएशंस को। तो इन दिस कंडीशन में यू हैव यूज्ड ऑफ स्नोबॉल सैंपलिंग। ओके, अभी देखते हैं एग्जांपल से तो और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। स्नोबॉल सैंपलिंग इज ए टेक्निक्स इन व्हिच द सैंपल्स हैव ट्रेट्स, गुण। ओके, ट्रेट्स दैट आर रेयर टू फाइंड। तो बता ना कि ये गुणों का फाइंड करना रेयर हो जाए, कठिन हो जाए। ओके ओके, फाइंड करना इतना आसान नहीं है, तब यूज किया जाता है। कब, जब कोई भी गुण, कोई भी डाटा आप लेना चाह रहे हैं और उसको फाइंड करना रेयर हो जाए, बहुत मुश्किल हो रहा हो, तो इन दिस कंडीशन में क्या होगा कि जिससे आप पकड़ लिए उसी से पूछिए। अभी मैं बताऊंगा एग्जाम्पल, समझ में आ जाएगा। इन दिस मेथड वेयर न्यू यूनिट्स आर रिक्रूटेड बाय द अदर यूनिट्स टू द फ्रॉम पार्ट ऑफ द सैंपल्स, अर्थात जो नया सैंपल्स ये लेंगे वो पहले से जो जुड़ा होगा उसी का लेंगे। ओके, जो इससे जुड़ा होगा उसी के लेंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि वेयर न्यू यूनिट्स आर रिक्रूटेड बाय द अदर यूनिट्स फ्रॉम पार्ट ऑफ द सैंपल्स। तो अदर जैसे पहले से सैंपल का पार्ट है, इससे जुड़ा ये है, मान लीजिए एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो एक्स तो पहले से जुड़ा हुआ है, तो जो वाई जा रहा है तो वाई की बात किया जा रहा है, रिक्रूट किया जाएगा और पार्ट ऑफ पहले से ही एक्स उसका सैंपल होगा। ओके, इस तरह से किया जाता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं तो और इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल्स, एड्स पेशेंट। आप जानते हैं कि जो समाज में हम लोगों के यहाँ एड्स की बीमारी है, वो किसी को हो जाता तो बताएगा नहीं, वो चाहे कोई फीमेल हो या मेल हो। तो इन दिस कंडीशन में अगर मान लीजिए कि एड्स जिसको हुआ है उसकी लाइफ के बारे में, उसकी सोच के बारे में, उसके सामाजिक बर्ताव के बारे में, घर वालों को उसका बिहेव कैसा है, या उसके स्वास्थ्य कैसे चल रहा है, तो कोई क्या एड्स बताएगा कि मुझे हुआ है, कोई नहीं चाहेगा। तो इन दिस कंडीशन में कैसे डाटा कलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आपको डाटा कलेक्ट करना हो कि उनका सोशल में सम्मान कैसा चल रहा है, लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तो क्या वो बताएगा कि मुझे एड्स हुआ है, कभी नहीं बताएगा। लेकिन जो एड्स जिसको हुआ है उसके सर्कल में बहुत से लोग होंगे। मान लीजिए जिसको एड्स हुआ है, ओके, तो जानते हैं इनके सर्कल में बहुत से लोग होंगे, जुड़े होंगे। क्यों, क्योंकि जो एड्स है एक दूसरे को जान रहे होंगे, उनको भी एड्स हुआ है, उनको भी एड्स हुआ है। ओके, जैसे चोर चोर में भाई कहा था ना गाँव में कहावत, ये चोर होंगे सब एक साथ होंगे। तो मैं एड्स के लगे चोर नहीं कह रहा हूँ, तो रोग है एक है, लेकिन इसका मतलब साथ में जुड़े होंगे। तो जुड़े होंगे तो जब आप एक किसी तरह से एक व्यक्ति से मिल लीजिए, एक पर्सन से जिसको एड्स हुआ है, तो ऑटोमेटिक वो इनसे मिलवा देगा, इनसे मिलवा देगा, इनसे मिलवा देगा, इनसे मिलवा देगा, इनसे मिलवा देगा। इसी को नेटवर्क सैंपलिंग कही जा रही है कि किसी तरह से आप एक को सर्च करिए और इसके आधार पर सभी को फाइंड आउट कर सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर चीज़ें उसके समझ गए। जैसे मान लीजिए कि आदिवासी जो है, अब आदिवासी जानते हैं लोगों से बात नहीं करना चाहते हैं। आप जानते होंगे कोई भी आदिवासी होता है, क्या वो बात करना चाहता है, नहीं करना चाहता है।
तो इन दिस कंडीशन में एक आदिवासी से कैसे भी आपको बात करना है, और वो आदिवासी सभी लोगों को बता देगा क्या सिचुएशन है, क्या लोग देश के बारे में सोचते हैं, क्या उनका लाइफ स्टाइल है, क्या उनका भोजन है, क्या उनका कल्चर है, ये एटसेट्रा चीज़ों को आपको पता चल सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये स्नोबॉल सैम्पलिंग एक तरह से समझिए कि फंसाने वाली चीज़ है, जिसने एक कहावत कह सकते हैं जैसे कि कोई चीज़ को एक लोग को फंसाइए ऑटोमेटिक सब लोग फंस जाएंगे, समझ रहे हैं, जैसे एक मछली को पकड़िए सब मछली आ जाएंगी, इस टाइप का। तो यहाँ पर यही रूल लागू होता है कि एक मछली को कैसे भी फंसा लीजिए और उसके आधार पर डिफरेंट टाइप की मछलियाँ उसमें आ जाएंगी। तो उसी प्रकार जैसे मान लें प्रोस्टिट्यूशन जो करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सेक्स वर्कर है, रेड लाइन्स है, वहाँ पर जानते हैं सेक्स ओरिएंटेड बिजनेस चल रहा होता है, ओके, वहाँ मेल भी लगे होते हैं, फीमेल भी लगी होती हैं, सब लोग बिजनेस कर रहे होते हैं, सेक्स रैकेट्स। अब जानते हैं सेक्स रैकेट चल रहा होगा तो उनकी सोशल मान लीजिए कि देखना हो, ओके, उनके एक्सपेक्टेंसी देखना हो, उनके फूड से रिलेटेड देखना हो, उनका हेल्थ देखना हो कि क्या दिक्कत चल रहा है, ये सब चीज़ें, या उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना दिन वो जीवित रहते हैं, ओके, ये सब चीज़ें आपको देखनी हो। तो आपको लग रहा है कोई सेल्स सेक्स रैकेट में काम कर रही हो लेडीज, क्या वो बता पाएगी? नहीं बताएगी। इसके लिए एक ऑप्शन है कि किसी तरह से एक व्यक्ति से, एक औरत से आप पूछिए और वो क्या करेगी, सभी लोगों को बता देगी, ओके। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जब ऐसी कोई सैंपल्स लेना हो जो कि लेना बहुत कठिन है, आइडेंटिफाइड करना कठिन है, उस रिस्पोंडेंट को सर्च करना कठिन है, तो इन सिचुएशंस में आप स्नोबॉल या नेटवर्क सैम्पलिंग यूज करेंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ओके। देखिए कुछ सैम्पलिंग ये थे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब इसको क्या है, कंपेरिजन किया जा रहा है। सिंपल से यहाँ चीज़ें जो नहीं समझ में आया होगा यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ओके। जो चारों चीज़ें भी मैं बताया नॉन रैंडम सैम्पलिंग में, ये चारों चीज़ों को बताया था, ये चारों चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर कन्वीनियंस सैम्पलिंग, दैट इज पर्पजिव सेंसिटिव सैम्पलिंग, कोटा सैंपल एंड स्नोबॉल सैंपल, यही चार चीज़ें हम लोग पढ़े थे और यही नॉन रैंडम सैंपल में आते भी हैं। नॉन रैंडम सैम्पलिंग में यही चारों चीज़ आती भी हैं। अब देखिए कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या है, देखिए उमन मौजी है, मान लीजिए ये गया रिसर्चर और उसने एक यहाँ से ले लिया, 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 एक ले लिया, घर चला गया लेके, समझ रहे हैं, क्योंकि कन्वीनियंस है, वो सोच रहा है कौन सा यहाँ जाए, इतना दूर जाए, इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा, कौन जाएगा। कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, इसलिए अनसिस्टमेटिक कहा जा रहा है, केयरलेसनेस, इसीलिए क्योंकि जो जहाँ खड़ा है उसी के आसपास गया ले लिया। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि मार्केट में जाइए, ये सैंपल कुछ लेकर के आइए, पूछ करके, आप सोचे क्या, रुकिए लाइन से ही पूछ लेते हैं सब, समझ रहे हैं, तो इसको कहा जाता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ओके। नेक्स्ट है पर्पजिव, जिसको जजमेंटल कहा जा रहा था। जजमेंटल मीन्स कोई जज कर रहा है, अब यहाँ पर खड़ा है, कभी यहाँ का ले रहा है, कभी यहाँ का ले रहा है, कभी यहाँ का ले रहा है, कभी यहाँ का, कभी का, वो क्या कर जज करके ले रहा है, मनमौजी यहाँ भी ले सकते हैं, या मतलब पहले से ही उसका पर्पज क्लियर है कि हम इसको लेंगे, इसको लेंगे, उसको लेंगे, इसलिए नॉन रैंडम सैम्पलिंग कही जा रही है, राइट। नेक्स्ट क्या है, कोटा सैम्पलिंग। कोटा में इसका पहले से निर्धारित कर दिया है कि हम कौन सी सैम्पलिंग लेंगे, एक यहाँ से लेंगे, दो यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से लेंगे, ओके। तो कोटा निर्धारित जब कर देगा पहले से ही, इसको कहा जाता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है, इस बात का ध्यान रखिए, ओके। ऑब्जेक्टिव जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो डेफिनेटली पूछा जाता है कि रैंडम सैम्पलिंग कौन से आते हैं, नॉन रैंडम सैम्पलिंग कौन सी आती है, पर्पजिव सैम्पलिंग क्या है, कोटा सैम्पलिंग क्या है, ये कब स्नोबॉल सैम्पलिंग यूज होता है, तो ओके। तो स्नोबॉल में क्या है, देखिए स्नोबॉल में ये मान लीजिए कि रिसर्चर है, ओके, ये गया एक व्यक्ति को पकड़ा और यहाँ से एक व्यक्ति को पकड़ा, देखिए अब इससे ये भी जुड़े हैं, इससे ये भी जुड़े हैं, इससे भी जुड़े हैं, इससे भी जुड़े हैं, ये भी जुड़े हैं, ये भी जुड़े हैं, देखिए सबसे पूछ लिया कि नहीं, सबसे, ओके। इसीलिए इसको स्नोबॉल कहा जा रहा है, ओके, स्नोबॉल या नेटवर्क, ओके, नेटवर्क्स। क्यों, क्योंकि यहाँ से देख नेटवर्क बना लिया ना, यहाँ ऐसे भी इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, ओके, ये तो दिखाया गया है केवल। तो ये चीज़ें होती हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो आई थिंक आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो चुकी, जिसमें से मैं हम लोग फर्स्ट वीडियो देखे थे। अब देखिए यहाँ पर कंक्लूजन क्या है, फर्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, रैंडम सैम्पलिंग, सेकंड देख लिए नॉन रैंडम सैम्पलिंग। लेकिन कंक्लूजन करना हो कि रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग में अगर आप यू आर कंक्लूड दैट, क्या कंक्लूड करना है, तो देखिए चाहे रैंडम सैम्पलिंग हो या नॉन रैंडम सैम्पलिंग हो, दो चीज़ें हम लोग पढ़े, रैंडम सैम्पलिंग, ओके, एंड नॉन
रैंडम सैम्पलिंग, ओके, नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ये चीज़ें हमें पढ़े। अब यहाँ कंक्लूजन है कि कौन सा रिसर्च लें, कौन सा सैम्पलिंग लें, ये बहुत तरह के टेक्निक्स है। लेकिन आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा अगर मुझसे पूछा जाए या सबसे ज़्यादा पॉपुलर है तो या तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, इसको याद रखिएगा हमें हमेशा, सिंपल रैंडम सैंपल, ओके, फर्स्ट पे, या सेकेंड पर स्ट्रेटिफाइड सैंपल, ओके। इस दोनों को सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। और जब बहुत मात्रा में लेना हो तो कन्वीनियंस सैंपलिंग, ओके। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि जब आप कोई भी एक सैंपल ले रहे होते हैं तो उस समय सब कुछ यूज कर रहे होते हैं। इस बात को एकदम प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी जब सैंपल लेने गया था तो डेफिनेटली मैं स्ट्रेटिफाइड सैंपल यूज कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन स्ट्रेटिफाइड सैंपल के साथ ही मैं कन्वीनियंस सैंपलिंग यूज कर रहा था कि कौन कन्वीनियंट है लेने के लिए, कौन सुविधाजनक है, किसमें कॉस्ट कम आएगी, किसमें टाइम कम लगेगा, क्योंकि ये भी तो जरूरी है। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास 10 लाख रुपया है, आप 10 चाहे 10 साल आप चीज़ें जमा करिए, ऐसा तो है नहीं। टाइम की भी लिमिट है, कॉस्ट की भी लिमिट है, आपकी सोच की भी लिमिट है, आपके डाटा एंड टूल्स एंड टेक्निक्स की भी लिमिट है, सबकी लिमिट है। तो आप क्या कर रहे होते हैं कि जब आप एक सैंपल्स को यूज कर रहे होते हैं दूसरा भी यूज कर रहे होते हैं, तो प्रैक्टिकली में यही होता है, ओके। ये पढ़ने के लिए केवल है, ये नॉन रैंडम सैंपल है, ये रैंडम सैंपल है, सब कुछ है। लेकिन जब आप एक सैंपल यूज कर रहे हैं, जैसे हमारा सिंपल रैंडम सैंपल, तो सिंपल रैंडम सैंपल यूज कर रहे होंगे तो ऐसा नहीं है, हो सकता है उसमें कन्वीनियंस भी यूज कर रहे हो, उसमें कोटा भी यूज कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। उसमें स्ट्रेटिफाइड सैंपल यूज कर रहे हो कि नहीं, कुछ यहाँ से लेते हैं, कुछ वहाँ से लेते हैं, चरण तरीके से, स्टेज वाइज। तो आप सब कुछ यूज कर रहे होते हैं, तो इस बात को आप लोग क्लियरली याद रखिएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्योंकि ये प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, और ये तो थ्योरेटिकल पढ़ने के जानते हैं कि बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर देखिए कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन मीन्स ये कि अब यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि क्या क्या कोई भी डाटा को चूज करते समय क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, राइट। तो आपको 3 चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना है। फर्स्ट में क्या है, प्रॉपर सैम्पलिंग डिजाइन। तो जो सैम्पलिंग डिजाइन है उसको प्रॉपर सैंपल डिजाइन करिए, ओके, कि हमको हाउ मैनी लेना है, कहाँ लेना है, वेयर लेना है, और कौन सा सैंपल यूज करना है, ओके। कन्वीनियंस सैंपलिंग यूज करना है, स्ट्रेटिफाइड यूज करना है, रैंडम सैंपल यूज करना है। ये सब कुछ सैंपल में आप डिजाइन पहले से बना लेंगे कि हमको कितना लेना है, कहाँ से लेना है, और कौन सा सैंपल यूज करेंगे। ये तीनों चीज़ पहले बना लीजिए। नेक्स्ट क्या है, सैंपल साइज डिसाइड करिए। सैंपल साइज के मैं फार्मूला बताया था, ओके, उस फार्मूला वाला वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कोई भी पॉपुलेशन से आपको कितना सैंपल लेना चाहिए जिससे कि वो टोटल रिप्रेजेंट करे, उसकी सभी गुण उस सैंपल के अंतर्गत हो। सैंपल साइज डिसाइड करता है, ओके। इवन यदि फार्मूला नहीं भी याद हो तो कम से कम इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा कि 384 सैंपल से कभी कम नहीं लेना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। अगर बहुत नैरो स्टडी होगी तो ठीक है, अदरवाइज 384 सैंपल से ऊपर सैंपल लेंगे तो ये माना जाता है कि चाहे जितना भी बड़ा सैंपल हो, अगर इससे ज़्यादा आप सैंपल ले लिए तो निश्चित रूप से ये प्रभावित कर रहा होगा, सभी को चीज़ों को अपने अंदर समाहित कर रहा होगा, क्वालिटी, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा मिनिमम। अगर आप फार्मूला यूज करते हैं टू गुड, ओके। इसका वीडियो देखिएगा, सैंपल साइज डिटर्मिनेशन का क्या फार्मूला है, कैसे यूज करते हैं, उसको एक बार करना होता है तो आप देख करके कर सकते हैं। इसमें फार्मूला बताया हूँ और मैं आई बटन में बता भी दूंगा, ओके। नेक्स्ट क्या, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट सैम्पलिंग टेक्निक्स। आप क्या कर रहे हैं, जो सैम्पलिंग टेक्निक्स है उस सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज करेंगे, जो उसमें हम नॉन प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हम लोग पढ़े, ओके, उसमें से यूज करेंगे। तो ये तीनों चीज़ों को ध्यान रखना है कि पहले प्रॉपर सैंपल डिजाइन तैयार करना है, कहाँ से लेना है, कौन कौन व्यक्ति को लेना है, किस क्षेत्र से लेना है, ये सब डिसाइड करिए। सैंपल साइज डिसाइड करिए कितना लेना है हमको, और नेक्स्ट में जो सैंपल्स के फिर टेक्निक्स बताया हूँ उस सैंपल्स के टेक्निक्स को ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी डाटा जो होता है ना, वो बताते हैं डाटा, मैं बताया भी था वीडियो में, लेकिन जानते रहिए ये फैक्ट्स एंड फिगर्स है, एंड फिगर्स, ये किसी भी रिसर्च का बैकबोन है, ओके। यदि ये खराब हो गया ना,
समझिए कि रिसर्च हो ही नहीं सकता ठीक से। तो इसलिए कोई भी डाटा को आप ले रहे हैं तो डाटा बहुत सोच समझ के लिया जाता है, क्योंकि सभी डाटा पर ही रिजल्ट डिपेंड है। जो आप रिसर्च करने वाले हैं बेसिकली डाटा पर ही तो सब रिसर्च डिपेंड है। ओके, तो सब कुछ चीज़ें इसी पर डिपेंड होती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप डाटा कलेक्शन के लिए जा रहे हैं तो कुछ वीडियो को, कुछ लेक्चर्स को आप सुन लीजिए, देख लीजिए। इसमें मैं बहुत अच्छा से बताया भी हूँ और शायद ही कहीं ये चीज़ें मिलेंगी भी, ये भी मैं गारंटी बता दे रहा हूँ। जो मैं फार्मूला बताया हूँ, जो मैं आगे और चीज़ें बताने वाला हूँ, आप लोग को ये चीज़ें नहीं मिलेगी। क्योंकि देखिए मैं प्रैक्टिकल भी बता देता हूँ, क्या क्या प्रैक्टिकली में रियल में होता है और क्या इसका थ्योरेटिकल है, अगर कहीं एग्जाम भी देने जाएंगे तो क्या क्या चीज़ें हम लोग को लिखनी है। ओके, तो दोनों चीज़ों का समागम होना चाहिए कोई भी स्टडी में, कि आप ऐसा ही रहिए कि आप थ्योरेटिकल भी नॉलेज जानते रहिए और प्रैक्टिकल में भी जानते रहिए। तो इन सब चीज़ों के द्वारा जब आप यूज करेंगे तो निश्चित रूप से एक आप पे बेहतर रिसर्च कर पाएंगे। तो यहाँ पर समझ गए होंगे कि डाटा को सैंपल के द्वारा कैसे कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम मिलेंगे कि टाइप्स ऑफ डाटा, डाटा कितने प्रकार से होते हैं, प्राइमरी डाटा क्या होती है, सेकेंडरी डाटा क्या होते हैं, इंटरनल डाटा क्या होता है, एक्सटर्नल डाटा क्या होता है, शेड्यूल क्या होता है, क्वेश्चन आयर क्या होता है, स्केल क्या होते हैं मेजरमेंट के, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए ताकि और लाभान्वित हो सकें, और वीडियो को कोशिश करिए लाइक करें। ओके, तो वीडियो हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।